बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसलेनियस इश्यूज़ में एक यूजुअल इशू जो लोगों के जहनों में होता है वो ये होता है कि वेटेजेस क्या हैं। तो इस छोटी सी एक वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि वेटेजेस का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करें और ये देखें कि वेटेजेस एग्जैक्टली क्या है और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है वेटेजेस की इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। हम एक केस स्टडी लेते हैं स्टार्टिंग में। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऐसा बिज़नेस है या एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें 6 महीने के लिए कोई 10 लाख रुपए चाहिए या 6 महीने के लिए कोई 5 लाख रुपए चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने 5 लोगों से 100,000 ईच, हमने 5 लोगों से इन्वेस्टमेंट ले ली। 100,000 एंड अगेन 100,000। ये तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये हमें मिली हैं फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। और इन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को, मतलब इन पूरे 5 लाख रुपयों को हम उठाएंगे और उठा के एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगा देंगे। उस इन्वेस्टमेंट से आने वाला जो भी रिटर्न है वो इन 5 लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हमारे लिए ये बात बड़ी आसान है कि अगर इन 5 लोगों में हमें रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मिसाल के तौर पे अगर हमने इस पूरी इन्वेस्टमेंट से 50,000 रुपये कमाए तो हम सीधा सीधा इस 50,000 रुपये को इक्वली इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि सबकी इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स बराबर हैं, ठीक है। तो हर एक का जो इन्वेस्टमेंट शेयर हो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो क्या होगा 1/5 एंड अगेन 1/5। इस केस में हमें एक आसानी ये थी कि तमाम जो इन्वेस्टमेंट्स हमें मिली थी, एक तो वो इक्वल अमाउंट की थी, वो इक्वल टेनर की थी और तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट्स को हमने एक ही जगह पर इन्वेस्ट किया, एक ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में हमने इन पैसों को लगा दिया। इसकी वजह से हर 1 लाख रुपए जो हमने लिया वो हमारे लिए इक्वली प्रॉफिटेबल था और उसकी वर्थ हमारे लिए बिल्कुल एक ही जैसी थी ऑफ कोर्स। लेकिन इसके बरक्स अगर हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहां हमारे पास 1 लाख रुपए हर बंदा दे रहा है, लेकिन मिसाल के तौर पे वो 1 लाख रुपए इस तरीके से दे रहा है कि पहले बंदे ने 1 लाख रुपए दिए, दूसरे ने भी 1 लाख रुपए दिए, तीसरे ने भी 1 लाख रुपए दिए, 3 लोगों ने हमें 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। पहले शख्स ने जो 1 लाख रुपए हमें दिया है ये दिया है फॉर से 1 मंथ। दूसरे ने हमें 1 लाख रुपए दिया है फॉर 6 मंथ्स और तीसरे शख्स ने यही 1 लाख रुपए हमें दिया है फॉर 1 ईयर। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इन तमाम 1-1 लाख रुपयों को, तीनों 1-1 लाख रुपयों को, क्या आप एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स जो पहला 100,000 है उसको जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट कि आपको ये पैसा 1 महीने में अपने डिपॉजिटर को या अपने उस पार्टनर को पैसा ये वापस करना है। जब आपको ये 1 लाख रुपए वापस करना है तो ऑफ कोर्स आप इसको किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहां से ये इन्वेस्टमेंट 1 महीने में लिक्विडेट होकर वापस आपके पास आ जाए। दूसरी इन्वेस्टमेंट को आप उसी तरीके से लगाएंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट के अंदर जहां पे 6 महीने के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आपके पास लिक्विडेट होकर आ जाए। इसी तरह तीसरी इन्वेस्टमेंट को आप 1 साल तक के लिए कहीं पे लगा सकते हैं। अच्छा, मार्केट नॉर्म है ऑफ कोर्स कि जितना ज़्यादा लंबा टेनर होता है किसी इन्वेस्टमेंट का उसका रिटर्न उतना ही ज़्यादा होता है। अगर मैं इसी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए देखूं तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो 1 लाख रुपए है ये मेरे लिए इन तीनों में से लीस्ट प्रॉफिटेबल है, जबकि ये 1 लाख रुपए जो मेरे पास है ये मेरे लिए इन तीनों में से मोस्ट प्रॉफिटेबल है। तो तीनों लोगों ने हमें एक ही जैसी इन्वेस्टमेंट दी है, तीनों लोगं ने एक ही जैसा शेयर दिया हुआ है टोटल पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन पहले वाले का जो शेयर है ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा जब एज कम्पेयर टू जो तीसरे वाले का जो शेयर है दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर अस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। अगर इन सारे पैसों को हमने एक ही पूल में उठा के डाला हुआ है और उस पूल से एक ही जगह पे हमारी सारी इनकम आ रही है, तो अब हमें ये बात समझ में आती है
कि ये 1 लाख रुपए जो हैं ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, लेकिन ये वाला 1 लाख जो है ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब इसी चीज़ को ज़रा हम रेप्लिकेट करते हैं अपनी पैकिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक शख्स है, अगर हम इन्हीं 3 लोगों को ले लें, पहले वाले ने 1 महीने का TDR बुक करवाया, दूसरे वाले ने 6 महीने का TDR बुक करवाया और तीसरे वाले ने 1 साल का TDR बुक करवाया। तो इन तीनों के जो पैसे हैं इनको जब बैंक यूटिलाइज करने के लिए जाएगा तो जाहिर है इन तीनों डिपॉजिटर्स के पैसे को बैंक डालेगा तो पूल के अंदर, लेकिन ये पहला वाला जो 1 लाख रुपए है डेफिनेटली बैंक किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में ही लगाएगा जहां से 1 महीने में पैसा बैंक के पास वापस आ जाए। दूसरे वाले का 1 लाख रुपए बैंक ऐसी जगह पर लगाएगा जहां से 6 महीने में पैसा वापस आ जाए, और तीसरे वाले को ऐसी जगह पे बैंक लगाएगा ऑफ कोर्स जहां से 1 साल तक ये पैसा बैंक लगा सकता है ऑफ कोर्स कहीं पे। अगेन जो एक मार्केट नॉर्म है उसको बैंक्स भी फॉलो कर रहे होते हैं, और बैंक जहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं वहां पे भी ये मार्केट नॉर्म फॉलो हो रहा होता है कि जितना लंबा टेनर होगा यकीनन उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बैंक को मिल रहा होगा। तो बैंक पहले 1 लाख रुपए से बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा, जबकि तीसरे वाले 1 लाख रुपए से बैंक ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पे यही 3 सिर्फ डिपॉजिटर्स हैं किसी बैंक के अंदर, और इन 3 डिपॉजिटर्स की बेसिस के ऊपर इन 3 डिपॉजिटर्स को बैंक ने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बैंक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे? तो उसका जवाब ये बनता है कि अगर मिसाल के तौर पे बैंक ने 30,000 रुपए कमाए इस पूरी इन्वेस्टमेंट से, अगर बैंक ने 30,000 रुपए कमाए इस पूरी इन्वेस्टमेंट से, तो इस 30,000 रुपए को क्या बैंक इक्वली इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि 1/3 पहले वाले को, 1/3 दूसरे को, 1/3 तीसरे को भी दे दिया जाए? तो अगर बैंक ऐसा करेगा तो यकीनन ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं होगी, ये चीज़ इन तीनों के लिए कोई बहुत जस्टिफाइड नहीं होगी, क्योंकि पहले वाले को ने जो आपको पैसा दिया है वो बहुत कंस्ट्रेंट के साथ दिया है, वो पैसा बैंक के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल ऑफ कोर्स नहीं है, जबकि तीसरे वाले का पैसा बैंक के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो जब बैंक इनके दरमियान एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय करने के लिए जाएगा तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डेफिनेटली इनकी इन्वेस्टमेंट शेयर्स की फॉर्म, इन्वेस्टमेंट रेशोज की फॉर्म में डायरेक्टली नहीं बन सकता। हम ये नहीं कह सकते कि 100,000/3,000 का रेशो पहले वाले को दे दिया जाए, 100,000/3,000 का रेशो ही दूसरे को भी दे दिया जाए और तीसरे को भी ये रेशो दे दिया जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सबकी इन्वेस्टमेंट्स इक्वली प्रॉफिटेबल हमारे लिए नहीं है। तो हम अब इस सूरत में हम क्या करते हैं? इस सूरत में हम ये करते हैं बेसिकली कि हम इन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एक वेटेज असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर इस वक्त ले रहा हूँ कि पहले वाले को हमने एक वेटेज असाइन कर दिया 0.3 का मिसाल के तौर पे, दूसरे वाले को हमने वेटेज असाइन कर दिया लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 0.5 का, और तीसरे वाले को हमने एक वेटेज असाइन कर दिया 0.7 का। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो 1 लाख है वो 0.3 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 30,000। दूसरे वाले का जो 1 लाख है ये कंसीडर होगा 50,000, और तीसरे वाले का जो 1 लाख है ये कंसीडर होगा 70,000। इन टोटल ये कितना बनता है? दिस बिकम्स 150,000। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है हमारे, अब वो इस तरह से बन जाएंगे कि पहले वाले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा 3/15, दूसरे वाले का बनेगा 5/15, और तीसरे वाले का बनेगा 7/15। तो यू सी कि जो तीसरा डिपॉजिटर है उसे आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे होंगे, पहले वाले को सबसे कम, और 20 वाले को दरमियाना प्रॉफिट दे रहे होंगे। तो ये जो हमने बीच में एक नंबर इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली, इसको हम कहते हैं वेटेजेस। ये फिगर 0.3, 0.5, 0.7 ये किस तरीके से आए, इसके पीछे बैक हैंड पे वर्किंग क्या होती है, ऑफ कोर्स उसको फिलहाल हम डिस्कस करने नहीं जा रहे। हमारा असल मकसद ये था इस वीडियो के अंदर कि हम ये समझ सकें कि वेटेजेस क्या होते हैं और इनका मकसद क्या है बेसिकली। तो मकसद इसका ये है कि जो शख्स जितने टेनर के लिए जितना आपको पैसा दे रहा होता है, तो हम उसको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगा सकते हैं उस पैसे को, तो हम उसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और ऐसा अमाउंट जो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबली नहीं यूज़ कर पाते, उस अमाउंट को हम वेटेज थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। तो जिस डिपॉजिटर के प्रॉफिट को हमने थोड़ा सा बढ़ाना है, हम उसका वेटेज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, और जिस डिपॉजिटर के प्रॉफिट को हमने कम करना है ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर,
तो उसके वेटेज को हम रिड्यूस कर देते हैं। यूजुअली तो दो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कंसीडर किया जाता है वेटेजेस को असाइन करते वक्त। वो दो चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक तो होता है अमाउंट और दूसरा होता है टेनर। ये दो सबसे बड़े इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं। जितना अमाउंट ज़्यादा होगा, जाहिर से पता है बड़े अमाउंट्स को आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल यूजेस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे अमाउंट्स को आप शायद उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल यूजेस में इस्तेमाल ना कर सकें। टेनर जितना ज़्यादा होगा वो तो कॉमन सेंस की बात है, ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा टेनर होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी, जितना कम टेनर होगा उतनी ही लेस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी। तो अमाउंट और टेनर सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर आप मार्केट सर्वेस भी करते हैं और उसके अलावा मैनेजमेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन भी होती है वेटेजेस को असाइन करते वक्त। लेकिन ये दो सबसे बड़े कॉम्पोनेंट्स हैं, सबसे बड़े फैक्टर्स हैं वेटेजेस को असाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है वेटेजेस का, और इसलिए वेटेजेस को असाइन किया जाता है ताकि हम डिपॉजिटर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को सही तरीके से एडजस्ट कर सकें। अगर वेटेजेस ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय करने के लिए हमारे पास जो सूरत नज़र आती है बाज़ाहिर वो यही आती है कि हम इन्वेस्टमेंट रेशियोज़ के अंदर ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, प्रॉफिट को भी शेयर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जाहिर है कि वो कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उसमें हमारे लिए बैंकिंग पर्सपेक्टिव से शायद वो थोड़ी सी अनजस्टिफाइड हो जाएगी। तो इस वजह से टू मेक इट जस्टिफाइबल, वेटेज इज द बेस्ट पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर अस। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।